आज सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। फैसला भारतीय सेना में महिलाओं के परमानेंट कमीशन से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन देने के लिए आर्मी ने मूल्यांकन के जो पैमाने तय किए हैं वो मनमाने हैं और भेदभाव से भरे थे। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? महिला अधिकारियों से जुड़ा परमानेंट कमीशन का पूरा मामला क्या है? आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं के साथ किस तरह का भेदभाव होता है? सरकारों और आर्मी के बड़े पुरुष अधिकारियों ने महिला ऑफिसर्स को समान अधिकार देने का विरोध क्यों किया है? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में कुछ महिला आर्मी ऑफिसर्स ने याचिकाएं डाली थी। इन याचिकाओं में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर के बाद भी उन्हें आर्मी में परमानेंट कमीशन नहीं मिल रहा है। परमानेंट कमीशन देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो मनमानी और पक्षपाती। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको परमानेंट कमीशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, खासकर महिला ऑफिसर्स के संबंध में। दरअसल सैन्य सेवाओं में महिलाओं की नियुक्ति शॉर्ट सर्विस कमीशन के आधार पर होती आई थी। इसके तहत 14 साल की सर्विस के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ता है। यही नहीं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत नियुक्त हुई फीमेल ऑफिसर्स को जंग के मैदान के अलावा केवल आर्मी की सपोर्टिंग टुकड़ियों में तैनात किया जाता है। शॉर्ट कमीशन में ये महिलाएं ऊंची रैंक पर भी नहीं पहुंच पाती, जिन्हें कमांड पोस्ट कहा जाता है। वहीं परमानेंट कमीशन में 14 साल की ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। महिला ऑफिसर्स रिटायरमेंट की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकती हैं। परमानेंट कमीशन मिल जाने पर ऊंची रैंक के साथ उन्हें दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। पिछले साल 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि आर्मी की हर स्ट्रीम में तैनात महिलाएं परमानेंट कमीशन के लिए योग्य होंगी। कोर्ट ने इसके लिए आर्मी को एक बोर्ड बनाने का आदेश भी दिया था। इस बोर्ड को परमानेंट कमीशन के लिए महिला ऑफिसर्स का मूल्यांकन करना था। अब हुआ ये कि कई महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन नहीं मिला। बोर्ड ने उन्हें कथित तौर पर काबिल नहीं पाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। कहा कि आर्मी बोर्ड उनके साथ भेदभाव कर रहा है कई स्तरों पर। जैसे किसी 45 साल की महिला ऑफिसर की फिटनेस 25 या 30 साल के पुरुष अधिकारी के स्टैंडर्ड पर मापी जाती है। उनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। उनकी अप्रेजल रिपोर्ट को सर्विस के केवल 5वें और 10वें साल तक ही कंसिडर किया जाता है, जबकि पुरुष अधिकारियों की आगे की रिपोर्ट भी कंसिडर की जाती है। ऑफिसर्स ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि बोर्ड में निर्णायक पदों पर बैठे अधिकारी पुरुष ही हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी की 11 महिला अधिकारियों ने इस साल 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर कोर्ट ने 27 जनवरी को सुनवाई शुरू की थी। सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह शामिल थे। बेंच ने महिला अधिकारियों के आरोपों को सही पाया है और 137 पेज के जजमेंट में कुछ बेहद जरूरी बातें कही हैं। साथ ही कोर्ट ने भारतीय सेना को यह भी निर्देश दिया कि वो 650 महिला अधिकारियों की परमानेंट कमीशन देने के एप्लीकेशन पर फिर से विचार करे। ये काम अगले 2 महीने के अंदर होना चाहिए। बेंच ने कहा कि महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने के लिए चयन का जो पैमाना है वो उनके साथ संस्थागत भेदभाव कर रहा है और इसमें पुरुषवादी सोच बहुत अंदर तक धसी हुई है। बेंच ने पाया कि जहां एक तरफ महिला अधिकारियों के अप्रेजल रिपोर्ट को कंसीडर करने का तरीका पक्षपाती है, वहीं उनकी मेडिकल फिटनेस भी मनमाने तरीके से आंकी जाती है। ऐसे कि एकदम फिट विमेन ऑफिसर्स को भी इस पैमाने पर रिजेक्ट कर दिया गया। उन महिला अधिकारियों को भी परमानेंट कमीशन के काबिल नहीं पाया गया जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बहादुरी का प्रदर्शन किया, जिन्होंने देश के लिए सम्मान कमाया और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के साथ हेवी कॉन्फ्लिक्ट जोन में तक काम किया। बेंच ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यह काफी नहीं है कि सेना के लोग गर्व से कहे कि हम महिला अधिकारियों को भी भारतीय सेना में सर्विस देने का मौका दे रहे हैं, जबकि सच्चाई अलहदा है। बराबरी का भ्रम पैदा करना और असली बराबरी में बहुत अंतर है। बराबरी का भ्रम संविधान के साथ धोखा है। कोर्ट ने कहा कि आर्मी 45 से 50 साल की महिला ऑफिसर्स को मेडिकल फिटनेस के शेप 1 कैटेगरी के तहत आंक रही है, जबकि यह कैटेगरी 25 से 30 साल के पुरुष अधिकारियों पर लागू होती है। ये कितना अन्यायपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि शेप 1 के तहत महिला ऑफिसर्स को इसलिए आंका जा रहा है क्योंकि सही समय पर आर्मी ने ऐसा नहीं किया, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2010 में ही महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन देने का आदेश दिया था। सेना को तभी से यह प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी। यहां पर भी बेंच ने जरूरी टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि समय पर महिला अधिकारियों का परमानेंट कमीशन पर विचार न करके सेना ने उन्हें बड़ी मुश्किलों में डाल दिया है। उन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सेना को शेप 1 कैटेगरी के तहत ही महिलाओं को आंकना है तो ये आकलन रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू होना चाहिए, यानी जब ये महिला अधिकारी 25 से 30 साल की थी उस टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक उनका आकलन होना चाहिए। महिला ऑफिसर्स की याचिकाओं में इस बात का भी जिक्र किया गया कि बिना परमानेंट कमीशन के रिटायर होने पर उन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी और 40 से 45 साल की उम्र में उनके पास किसी दूसरी सरकारी नौकरी का भी ऑप्शन नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में भी करियर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बेंच ने यह भी ऑब्जर्व किया कि महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन को लेकर इंडियन आर्मी की 1991 की मेरिट पॉलिसी का भी उल्लंघन किया गया। इस पॉलिसी के तहत मेरिट लिस्ट तभी बनती है जब परमानेंट कमीशन के लिए 250 से अधिक कैंडिडेट्स हों। इन सब टिप्पणियों के बाद बेंच ने कुछ निर्देश दिए। मसलन अप्रेजल रिपोर्ट में 60% कट ऑफ वाली महिला अधिकारी परमानेंट कमीशन के लिए योग्य होंगी। वहीं मेडिकल क्राइटेरिया को महिला अधिकारियों के सर्विस के 5वें और 10वें साल के आधार पर अप्लाई किया जाएगा। अगले 2 महीनों के अंदर सभी महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब बात परमानेंट कमीशन के पूरे संघर्ष की भी कर लेते हैं। फीमेल ऑफिसर्स ने बहुत पहले ही परमानेंट कमीशन के लिए याचिका डाली थी। साल 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का आदेश दिया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और ये सरकार 6 जुलाई 2010 को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। ये अलग बात है कि जब बीजेपी सरकार ने परमानेंट कमीशन देने का विरोध किया तो इसी कांग्रेस ने सरकार को पिछड़ी सोच का बताया। यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि 2 दिसंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार फिर भी अड़ी रही और परमानेंट कमीशन देने को लेकर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के अपने फैसले में कांग्रेस सरकार के इस लचर रवैये की आलोचना भी की थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ने कहा था कि महिला अधिकारियों को इसलिए परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि आमतौर पर उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं और प्रेगनेंसी की स्थिति में उन्हें लंबी छुट्टी देनी पड़ेगी। साथ ही सेना में काम करने वाले पुरुष सैनिक ऐसे परिवेश से आते हैं जहां उन्हें महिलाओं से ऑर्डर लेने की आदत नहीं होती। वहीं अगर जंग के दौरान किसी महिला ऑफिसर को अगर बंदी बना लिया जाए तो ये सेना और सरकार के लिए बड़ी ऊहापोह की स्थिति होगी। दूसरी तरफ से केंद्र सरकार की इन दलीलों का जवाब दिया गया। कहा गया कि कई महिला अधिकारियों ने सर्वोच्च बहादुरी का परिचय दिया है। कई महिला अधिकारियों को इसके लिए मेडल भी मिले हैं। तब सरकार ने कहा कि वो महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने के लिए तैयार है, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू नहीं होगा। मतलब अभी जो महिलाएं 14 साल की ड्यूटी पूरी कर चुकी हैं, ये उनके ऊपर लागू नहीं होगा। हालांकि उन्हें पेंशन वगैरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की दलीलें संविधान की बराबरी के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। कोर्ट ने कहा कि महिला अधिकारियों की योग्यता पर सवाल उठाना न केवल उनका अपमान है बल्कि सेना का भी अपमान है। इसके साथ ही कोर्ट ने महिला अधिकारियों को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से परमानेंट कमीशन देने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें कमांड पोस्ट पर भी नियुक्त करने के लिए कहा। अब बात कुछ आंकड़ों की कर लेते हैं। महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के मामले में आंकड़े अच्छे नहीं हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि केवल 22% महिलाओं को ही परमानेंट कमीशन मिलने की संभावना होती है, जबकि पुरुषों के लिए ये 97% तक है। साल 2020 में आर्मी के बोर्ड ने कुल 615 महिला अधिकारियों में से 422 के एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए, उसमें से भी फिर काट छाट हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 106 महिलाओं को परमानेंट कमीशन के लिए योग्य नहीं पाया गया। 42 की एप्लीकेशन मेडिकल कारणों की वजह से रिजेक्ट कर दी गई। वहीं 40 की एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर रिजेक्ट हो गई। 57 महिलाओं ने खुद ही कुछ कारणों की वजह से परमानेंट कमीशन नहीं लिया। ये कारण साफ नहीं है। इन महिलाओं को परमानेंट कमीशन के लिए फिट पाया गया था। और अंत में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से जस्टिस DY चंद्रचूड़ की टिप्पणी। उन्होंने कहा, हमें ये मानना ही पड़ेगा कि ये समाज पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाया गया है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो भले नुकसानदेह ना लगे, लेकिन महिलाओं के लिए वो बहुत नुकसानदेह हैं। ये स्ट्रक्चर चुपचाप से पेट्रियार्की को मजबूत करते रहते हैं। अगर इनमें बदलाव नहीं होता है तो महिलाओं को कभी समान अवसर नहीं मिल पाएंगे। ये थी हमारे दिन की बड़ी खबर। अब आते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी केरल की 4 नन से जुड़ी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये नन 19 मार्च को हरिद्वार से पुरी जा रही थी। सभी नन उत्कल एक्सप्रेस के B1 कोच में थी। उनके साथ 2 और लड़कियां थीं जो नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। कोच में ABVP का एक कार्यकर्ता अजय शंकर तिवारी भी सवार था। कार्यकर्ता ने बिना कुछ जाने समझे ननों से बदतमीजी शुरू कर दी, ये कहकर कि नन उन 2 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके कहीं ले जा रही है।
झांसी स्टेशन पर एबीवीपी और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने ननों और लड़कियों को जबरन ट्रेन से उतार दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने घटना पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की। पत्र के जवाब में अमित शाह ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया। बदले में वो सोशल मीडिया पर ट्रोल किए गए। उनसे पूछा गया कि जब एक फादर ने नन का रेप किया था तब वो क्या कर रहे थे। हालांकि एक गलत घटना से दूसरी गलत घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ट्रोल्स ने फिर से वही करने की कोशिश की। खैर, दूसरी सुर्खी पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर से जुड़ी है। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अगर आपको याद हो, पत्रकार प्रिया रमानी ने मी टू मुहिम के तहत अकबर के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अकबर ने रमानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रमानी को राहत देते हुए अकबर की याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक महिला को अपने साथ हुए शोषण के खिलाफ बोलने का अधिकार है, भले ही वो 2 दशक पहले हुआ हो। 17 फरवरी को दिए गए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति के सम्मान की रक्षा एक महिला की गरिमा की कीमत पर नहीं की जा सकती। तीसरी और अंतिम सुर्खी कर्नाटक के सीडी कांड से जुड़ी है। राज्य में कुछ दिन पहले एक सीडी जारी हुई थी जिसमें कथित तौर पर मंत्री रमेश जारकीहोली एक महिला के साथ दग्धावस्था में थे। सीडी के बाहर आने के बाद उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने नौकरी के बदले महिला का यौन शोषण किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है। दूसरी तरफ महिला भी गायब हो गई। अब उस महिला का नया वीडियो सामने आया है। महिला ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि वो मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी के सामने बयान रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। यहाँ खत्म हुई हमारी सुर्खियां। अब वक्त है हमारे अंतिम सेगमेंट चलते चलते का। आज हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं एक स्वीट सी मराठी फिल्म। नाम है साइकिल। कहानी है 1952 के आसपास की। उस वक्त की कहानी जब लोग भोले थे और दुनिया मासूम। कोंकण के एक गांव में केशव नाम का एक ज्योतिषी रहता है। बेहद भला आदमी, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर। सिर्फ एक चीज को लेकर वो बहुत पॉजिटिव है। उसके पास एक साइकिल है, पीले रंग की, बेहद खूबसूरत। केशव को इस साइकिल से इतना प्रेम है कि किसी को इस्तेमाल तक नहीं करने देता। इस्तेमाल क्या, हाथ तक नहीं लगाने देता। फिर एक रात गांव में चोर आ जाते हैं। जनता पीछे लगती है तो भागने के लिए केशव की साइकिल उठा ले जाते हैं। केशव पर तो जैसे बिजली ही गिर जाती है। आगे का सिलसिला बड़ा रोचक है। चोर गज्जिया और मंगिया जहां भी उस साइकिल के साथ जाते हैं उन्हें बड़ा रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरा इलाका केशव और उसकी साइकिल से परिचित है। केशव की अच्छाई का प्रसाद पूरे इलाके ने चख रखा है। हर कोई जानता है कि पीली साइकिल केशव दादा की है और अगर उन्होंने साइकिल किसी को सौंप देने की दिलदारी दिखाई है तो वो यकीनन उनके खास लोग होंगे। इसी वजह से चोरों को हर जगह प्यार मिलता है, उनकी बड़ी आवभगत होती है। दूसरों की चीजें छीनकर भाग जाने वाले चोरों के लिए ये अद्भुत अनुभव है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें। आगे साइकिल का अंजाम क्या होता है ये फिल्म देखकर आप खुद जानिएगा। प्रेडिक्टेबल तो है लेकिन मजेदार है। साइकिल उन फिल्मों में शामिल है जो आपको तब तक देखनी चाहिए जब आप डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो। ये फिल्म फील गुड फैक्टर की तरह काम करती है। निराश जीवन में मुस्कुराहट बिखेरने के काबिल, वैसे ही जैसे परसूट ऑफ हैप्पीनेस थी या फिर लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये रिकमेंडेशन हमारे साथी मुबारक ने दी है। मूवी देखें और बताएं आपको कैसी लगी। ये भी बताएं कि हमारा शो आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फीडबैक दें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।